हेलो जय हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2024-25 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और इस क्लास के अंदर हम जीके, जीएस, साइंस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स इन सभी सब्जेक्टों से संबंधित क्वेश्चनों को कवर करेंगे और ये रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए पहला क्लास होने वाला है, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पहले क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि यह पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम में सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सीरीज को ध्यान से देखना है और ये पता लगाना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में आपको दिया गया है 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5, 5 के बाद में 9, 9 के बाद में 17 और 17 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर इस सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है तो वो देखिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर इस सीरीज में 2 से यहाँ पर 3 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए 2 से 3 बन जाएगा कैसे, यदि हम 2 के अंदर क्या कर दें +1 कर दें तो 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3। फिर देखिए 3 से कितना बन रहा है 5, तो 3 से 5 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम क्या कर दें 3 के अंदर +2 कर दें तो 3 और 2 मिलकर बन जाएगा 5। फिर देखिए 5 से कितना बन रहा है 9 बन रहा है, तो 5 से 9 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 5 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 5 और 4 मिलकर बन जाएगा 9। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए 9 से कितना बन रहा है 17, तो 9 से 17 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 9 के अंदर क्या कर दें +8 कर दें तो 9 और 8 मिलकर बन जाएगा 17। फिर इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 17 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने से पहले हमें क्या करना है, नीचे जो ये संख्या आई है इस संख्या को ध्यान से देखना है कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई हुआ क्या है, यहाँ पर देखिए पहले हुआ है +1, उसके बाद में +2, उसके बाद में +4, उसके बाद में +8, यानी कि यहाँ पर कंटिन्यू क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा प्लस होगा, लेकिन कितना प्लस होगा वो देखिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई पहले क्या हुआ +1, फिर क्या हुआ +2, फिर क्या हुआ +4, फिर क्या हुआ +8। तो यहाँ पर देखिए यह संख्या कैसे चल रही है, देखिए 1 से क्या हुआ 2, कैसे बनेगा 1 से 2, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 1 का क्या कर दें 2 गुना कर दें तो 1 का 2 गुना होता है 2। फिर देखिए 2 से कितना बन रहा है 4, तो 2 से 4 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 2 का क्या कर दें 2 गुना कर दें तो 2 का 2 गुना होता है 4। फिर देखिए 4 के बाद में कितना बन रहा है 8, तो 4 से 8 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 4 का क्या कर दें 2 गुना कर दें तो 4 का 2 गुना होता है 8। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है 8 से अगली संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर सभी का 2 गुना हुआ है, तो यहाँ पर हम 8 से अगली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे 8 का भी 2 गुना कर देंगे। तो 8 का 2 गुना कितना होता है, तो 8 का 2 गुना होता है 16। अब यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे 17 के अंदर 16 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 17 के अंदर हम 16 को ऐड करेंगे तो 17 और 16 कितना हो जाएगा, तो 17 और 16 मिलकर बन जाएगा यहाँ पर 33, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 33। अब हमें देखना है कि 33 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 33 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2021 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर 470 का संबंध यहाँ पर 96 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार 470 का संबंध 96 के साथ में है, सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 265 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 470 से यहाँ पर 96 बनाया गया है। कैसे, तो यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 470 के अंदर यहाँ पर इस 470 के अंदर भाग दिया गया है 5 का। तो 470 के अंदर हम 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 94। अब 94 से 96 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर क्या किया गया है, इस 94 के अंदर +2 करके यहाँ पर लिखा गया है 96। और ध्यान से देखिए 96 आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 265 के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, इसी की तरह सबसे पहले तो इस 265 के अंदर क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए 265 के अंदर भाग देंगे कितने का, 5 का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 265 में 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 53। अब क्या करेंगे, जिस प्रकार से इस 94 के अंदर +2 किया गया है, सेम इसी प्रकार से हम इस 53 के अंदर कर देंगे +2। तो 53 के अंदर +2 करेंगे तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 55। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 55। अब हमें देखना है कि 55 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 55 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए जीके, जीएस और साइंस के 21,000 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए। यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और ये 21,000 क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। और इन 21,000 क्वेश्चनों को हमने टॉपिक वाइज कवर किया है। तो जो भी बच्चा ये पीडीएफ लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ले सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि तीसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि DEL का संबंध है 24 के साथ में, तो KSM का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो करना क्या है, यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं सबसे पहले आपको करना है इनका नंबरिंग कर लोगे तो इस टाइप के प्रश्न को आपको एग्जाम में सोल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर DEL से यहाँ पर 24 बनाया गया है। कैसे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं इनका हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर है डी का नंबर होता है 4, फिर क्या है ई का नंबर होता है 5, फिर क्या है एल का नंबर होता है 12। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों संख्याओं का हम यहाँ पर क्या करें कि यहाँ पर 24 हो जाए।
तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर इन तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 और 12 कितना हो जाएगा, तो 9 और 12 हो जाएगा 21। ठीक है, अब 21 से 24 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर इस 21 के अंदर +3 करके यहाँ पर लिखा गया है 24। अब ध्यान से देखिए 24 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे KSM के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर जितने भी अल्फाबेट लेटर हैं इन सभी का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए के का नंबर कितना होता है, के का नंबर होता है 11। फिर क्या है एस का नंबर कितना होता है, एस का नंबर होता है 19। फिर क्या है एम का नंबर कितना होता है, एम का नंबर होता है 13। अब क्या करेंगे, इन सभी को यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए 11 और 19 कितना हो जाएगा 30। 30 और 13 कितना हो जाएगा, तो 30 और 13 हो जाएगा 43। अब क्या करेंगे, इस 21 के अंदर +3 किया गया है, तो इस 43 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +3 कर देंगे। तो 43 और 3 कितना हो जाएगा, तो 43 और 3 हो जाएगा 46। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 46। अब हमें देखना है कि 46 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 46 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस प्रकार से इस तरह के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे फटाफट से, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है कि यहां पर इस पहली आकृति को कैसे सोल्व किया गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहां पर देखना है कि यहां पर इस तीसरी आकृति को कैसे सोल्व किया गया है। यानी कि जिस प्रकार से पहली आकृति और तीसरी आकृति को सोल्व करके लिखा गया है सेम उसी प्रकार से हम यहां पर देखिए क्या करेंगे, इस बीच वाली आकृति को सोल्व करेंगे और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू भी ज्ञात करेंगे। तो यहां पर इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम देखेंगे पहली आकृति को कि पहली आकृति को सोल्व कैसे किया गया है। तो यहां पर देखिए यहां पर 4 से यहां पर लिखा गया है 12, कैसे, तो देखिए यदि हम 4 का क्या कर दें 3 गुना कर दें तो 4 का 3 गुना होता है 12। फिर देखिए 12 से यहां पर लिखा गया है 24, तो 12 से 24 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 12 का क्या कर दें 2 गुना कर दें तो 12 का 2 गुना होता है 24। फिर देखिए 24 से कितना लिखा गया है 120, तो 24 से 120 कैसे लिखा जाएगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 24 का क्या कर दें 5 गुना कर दें तो 24 पंजे होता है 120। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम तीसरी आकृति को देखेंगे। यहाँ पर देखिए तीसरी आकृति में यहाँ पर 6 से लिखा गया है 18, कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 6 का क्या कर दें 3 गुना कर दें तो 6 का 3 गुना होता है 18। फिर देखिए 18 से यहाँ पर लिखा गया है 36, तो 18 से 36 कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 18 का 2 गुना कर दें तो 18 का 2 गुना होता है 36। फिर देखिए 36 से कितना लिखा गया है 180, तो 36 से 180 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 36 का क्या कर दें 5 गुना कर दें तो 36 का 5 गुना होता है 180। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कि इस बीच वाली आकृति को किस लॉजिक से सोल्व किया गया है। तो यहां पर भी देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर 24 से यहां पर 48 बनेगा कैसे, तो यहां पर देखिए यदि हम 24 का क्या कर दें 2 गुना कर दें तो 24 का 2 गुना होता है 48। फिर देखिए 48 से यहां पर लिखा गया है 240, तो 48 से 240 कैसे बनेगा, तो यहां पर देखिए यदि हम 48 का क्या कर दें 5 से गुना कर दें तो 48 पंजे होता है 240। अब यहां पर देखिए यहां पर हुआ क्या है, यहां पर पहले देखिए यहां पर हुआ 3 गुना फिर 2 गुना फिर 5 गुना। फिर यहां पर देखिए तीसरी आकृति में भी यहां पर पहले हुआ 3 गुना फिर 2 गुना फिर 5 गुना। तो यहां पर भी देखिए
यहाँ पर 2 गुना हो गया, 5 गुना हो गया, कितना बच गया? तो यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें कि उस संख्या का हम 3 गुना कर दें तो यहाँ पर 24 आ जाए। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि हम इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या रख दें 8 है, तो 8 का यदि हम 3 गुना कर दें तो 8 दिए कितना होता है? 24 होता है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 8 है। अब हमें देखना है कि 8 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 8 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और अपने स्तर से इस प्रश्न को सोल्व करके कॉमेंट सेक्शन के अंदर कॉमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये क्वेश्चन आपको देखने में बेशक छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये दिमाग को हिला देने वाला क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो यहां पर देखिए, इस सीरीज को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है, तो वो देखिए। यहां पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर इस सीरीज में हमें संख्या दी गई है 0, 0 के बाद में 7 है, 7 के बाद में 26 है, 26 के बाद में 63 है, 63 के बाद में हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न को सोल्व कैसे करेंगे, तो वो देखिए। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 0 कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर पहले किया गया है 1 का क्यूब और इसमें से घटाया गया है 1 को। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 का क्यूब होता है 1, और 1 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 0 बचेगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर 7 कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर 7 लिखा गया है कैसे? सबसे पहले तो यहाँ पर किया गया है 2 का क्यूब और इसमें से घटाया गया है 1 को। तो मेरे भाई 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब होता है 8 और 8 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना? 7। ठीक है, फिर इसी प्रकार से आगे देखिए, 7 के बाद में यहाँ पर 26 कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है 3 का क्यूब माइनस 1। 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है 27। ठीक है, और इस 27 में से माइनस 1 करके यहाँ पर लिखा गया है 26। फिर इसी प्रकार से आगे देखिए, 26 के बाद में यहाँ पर 63 कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है 4 का क्यूब माइनस 1। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब होता है 64 और 64 में से माइनस 1 कम करके यहाँ पर लिखा गया है 63। अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि 63 के बाद में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, तो वो देखिए। यहाँ पर लॉजिक या सीरीज कैसे चल रही है, यानी कि देखिए, पहले लिखा गया 0 कैसे, 1 का क्यूब करके माइनस 1। फिर 7 कैसे लिखा गया, तो 7 लिखा गया है 2 का क्यूब करके माइनस 1 करके। ठीक है, फिर देखिए मेरे भाई 26 कैसे लिखा गया है, तो 26 लिखा गया है पहले 3 का क्यूब किया, जो संख्या आई उसमें से 1 को घटाकर यहाँ पर लिखा गया है 26। फिर 26 के बाद में 63 कैसे लिखा गया है, तो यहाँ पर देखिए 26 के बाद में 63 लिखा गया है 4 का क्यूब करके, और 4 की क्यूब करने के बाद में जो संख्या है उसमें से 1 को घटाकर यहाँ पर लिखा गया है 63। अब यहाँ पर संख्या चल रही है कंटिन्यू। प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए 4 तक संख्या आ गई, तो यहाँ पर हम करेंगे 5 का क्यूब और माइनस 1। 5 का क्यूब कितना होता है? 5 का क्यूब होता है 125 और 125 में से माइनस 1 कर देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 124 है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 124 है। और अब हमें देखना है कि 124 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर 124 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, और इसके आगे आपके जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन होने वाले हैं, तो चलिए उनको भी हम देख लेते हैं।
छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है 100 दिन का, ऑप्शन बी है 120 दिन का, ऑप्शन सी है 140 दिन का और ऑप्शन डी है 160 दिन का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन का। तो छठे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है बल से, ऑप्शन बी है जड़त्व से, ऑप्शन सी है द्रव्यमान से, ऑप्शन डी है त्वरण से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि न्यूटन का पहला नियम संबंधित है जड़त्व से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए इस क्लास के अंदर जीके जीएस साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए इस क्लास के एंड तक आपको बने रहना है। और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑप्शन डी है ऑर्गन गैस। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन गैस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आठवें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। और यहां पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। पूछा गया है कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए जीके जीएस और साइंस के 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस 21,000 प्लस जीके जीएस और साइंस के क्वेश्चनों के पीडीएफ को ले सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जा रहा है। और ये 21,000 क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जो भी बच्चा ये पीडीएफ लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। और इन 21,000 क्वेश्चनों को हमने टॉपिक वाइज कवर किया है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 24 अक्टूबर को, ऑप्शन बी है 5 जून को,
ऑप्शन सी है 10 दिसंबर को और ऑप्शन डी है 15 अगस्त को। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें के अंदर ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किस शासक के समय में था। तो चलिए जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है आपसे कि गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किस शासक के समय में था। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इन चारों में से सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि स्वर्ण युग जो साम्राज्य था वो किसके शासनकाल में था या किस शासक के समय में था। तो वो था समुद्रगुप्त के समय में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन ए असम राज्य में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश राज्य में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल राज्य में और ऑप्शन डी है कर्नाटक राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत के असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो 12वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और भी पूछ लिया जाता है कि एक सींग वाले गैंडे किस राज्य में पाए जाते हैं। तो याद रखना एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं भारत के असम राज्य में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मात्रा में चावल उत्पादन किए जाते हैं। तो याद रखना भारत का जो पश्चिम बंगाल राज्य है, इस पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर सबसे अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। पूछा जाता है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर हुआ था। तो यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में। कहां पर हुआ था। तो ये हुआ था पोखरण में। ठीक है, याद रखना 13वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है। ऑप्शन ए 4 वर्ष के लिए, ऑप्शन बी है 5 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी है 6 वर्ष के लिए और ऑप्शन डी है 7 वर्ष के लिए। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो यहाँ पर जिन भी अभ्यर्थियों ने ऑप्शन बी को चूज किया है तो 14वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, योजना आयोग की जगह किस संगठन ने ली है। ऑप्शन ए है नीति आयोग ने, ऑप्शन बी है वित्त आयोग ने, ऑप्शन सी है ग्रामीण विकास आयोग ने और ऑप्शन डी है सांख्यिकी आयोग ने। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि योजना आयोग की जगह किस संगठन ने ली है। तो यहाँ पर हो जाएगा इन चारों में से करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि योजना आयोग की जगह किस संगठन ने ली है। तो ये ली है नीति आयोग ने। तो 15वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, पूछा गया है कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21A, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51A और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 14। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इन सभी में से जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A है ये किससे संबंधित है। तो मेरे भाई ये संबंधित है शिक्षा के अधिकार से। तो 16वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी जी के द्वारा, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो 18वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी का पूर्ण रूप क्या है। या फिर इस प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क में आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19वें के अंदर ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल को और ऑप्शन डी है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। तो 20वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और आज की इस क्लास के अंदर हमने रीजनिंग के, जीके, जीएस और साइंस के 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और इसी के साथ में आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024-25 के लिए जीके, जीएस और साइंस के 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस जीके, जीएस और साइंस के 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के पीडीएफ को ले सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये, यानी कि 51 रुपये की फीस के अंदर आपको 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ दिया जा रहा है। और ये 21,000 प्लस जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चनों का पीडीएफ आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम
2024-25 के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और इन 21,000 क्वेश्चनों को हमने टॉपिक वाइज कवर किया है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।